इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं जिसका मीनिंग हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं, वो जो टर्म्स होते हैं, बार बार ही हमारे सामने आते हैं और फिर हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले तो अर्थशास्त्र होता क्या है, जब हम एज अ सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, और उसमें जो मेन टर्म्स आते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, और अर्थशास्त्र की जो दो मुख्य शाखाएं होती हैं यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, उसको देखेंगे। उसके बाद अर्थव्यवस्था, वस्तुएं, सेवाएं, संसाधन, इन जैसे कुछ टर्म्स को जो इकोनॉमिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। मतलब जब हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आखिर उसका मतलब क्या होता है, यानी कि इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो अगर हम एक ईजी सी लैंग्वेज में पहले समझें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दुर्लभ जो संसाधन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं। दुर्लभ का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं उसकी रिसोर्सेज की तुलना में हमारी मांग ज़्यादा होती है, मतलब हम उनकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी डिमांड की तुलना में वो संसाधन हमारे पास कम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बहुत ही लीनियंट से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना चाहें कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। अब जो 100 रुपये हैं, वो जो रिसोर्स हैं 100 रुपीज़, वो तो आपके पास लिमिटेड है कि इस कंडीशन में मान लीजिए कि आपके पास 100 ही रुपये हैं और आपको उससे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है, 2-3 चीज़ें खरीदनी है। तो उसमें आप क्या करोगे कि उस 100 रुपये का आप ऐसा यूज़ करोगे कि आपका जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के पास 100 रुपये हैं और उसके पास 2 कंडीशंस हैं कि या तो वो उन 100 रुपये से मिठाई खरीद सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसकी जो मदर है वो घर पे बीमार है और वो उनके लिए दवाई ला सकता है। तो अगर एक हम विवेकशील ढंग से सोचें, यानी कि अगर एक जो विवेकशील रूप से हम सोचने की कोशिश करेंगे तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति क्या करेगा, वो अपनी माँ के लिए दवाई खरीदेगा। तो इसी तरह से जब हम इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो जो हमारे पास संसाधन है वो तो दुर्लभ है, चाहे फिर वो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, या एंटरप्राइजेस हो गया, या अदर जितने भी संसाधन हैं, वो क्या है कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और उनके अगर हम तुलना में देखें तो हमारे पास संसाधन जो है वो कम है। तो अर्थशास्त्र में ये सिखाता है कि कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका हम बुद्धिमत्ता से मैनेजमेंट करें। मैनेजमेंट मतलब इस तरह से हम उनको यूज़ करें कि हमें उस लिमिटेड संसाधनों में जो बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वही है कि अगर अर्थशास्त्र जो होता है उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि दुर्लभ संसाधन जो हमारे पास है उसका विवेकशील प्रबंधन, मतलब कि इस प्रकार से हम उनको यूज़ करते हैं या उस प्रकार से हम यूज़ करना सीख जाते हैं इकोनॉमिक्स में कि अगर एक व्यक्ति है उस मतलब व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि जो व्यक्ति है उसको भी मैक्सिमम बेनिफिट हो, और अगर वही संसाधन जो है समाज के स्तर पर यूज़ हो रहे हैं, यानी कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उनका जो लोगों का कल्याण जो है, मतलब उनकी जो वेलबींग है वो मैक्सिमम हो सके। उसके बाद अगर हम देखें कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किनको कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट सबसे पहले किसने बात की थी, तो वो एडम स्मिथ थे, प्रोफेसर एडम स्मिथ। उन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट बात की थी। और अगर हम एडम स्मिथ के अनुसार देखें कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, तो उन्होंने कहा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी जो देश है वो धन यानी कि पैसों को कैसे अर्जित यानी कि कमाता है और किस प्रकार से विवेकशील रूप से उसको खर्च करता है। तो एडम स्मिथ के अनुसार ये हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर हम 2 तरीके से अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। एक व्यष्टि स्तर पर व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि स्तर पर यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम पहला समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो अगर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब कि इंग्लिश में हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो व्यष्टि वर्ड होता है उसका मतलब ही होता है छोटा, यानी कि जब हम इकोनॉमिक्स को व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति से संबंधित आर्थिक मुद्दों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से रिलेटेड जो उसकी रिसोर्सेज से संबंधित मैनेजमेंट होता है, प्रबंधन होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज़ करेगा कि उसका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो सके, वो पढ़ते हैं।
इसमें क्या होता है, जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हम इसमें मेन किसको मान के चलते हैं, उपभोक्ता को। उपभोक्ता यानी कि एक कंज्यूमर को जो मार्केट में जाता है और चीज़ें अपने यूज़ के लिए ख़रीद के लाता है। तो उसके सामने क्या होती है, उसके सामने चयन की समस्या होती है। अब चयन की समस्या क्या होती है, तो जैसे अभी हमने इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में पहले समझा था, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है वो लिमिटेड है, चाहे फिर यहाँ पर हम पैसे को ले लें या कोई अदर संसाधन को ले लें, तो पैसा जो है वो किसी भी एक उपभोक्ता के पास लिमिटेड है। तो वो क्या करता है कि उस पैसे को इस तरह से यूज़ करता है कि उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो सके, एकदम बेनिफिशियल रूप से वो उस पैसे को कैसे कैसे किन किन जगहों पे खर्च करे कि जो उसको सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम मिल सके। तो अगर हम देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि एक उपभोक्ता को अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं को खरीदने पर किस प्रकार खर्च करना चाहिए कि उसकी जो संतुष्टि है वो अधिकतम हो सके, यानी कि इस तरह से वो अपने लिमिटेड पैसे को खर्च कर सके कि उसको सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है कि जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक व्यक्ति से संबंधित कॉन्सेप्ट्स का अध्ययन करते हैं। अब आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। तो समष्टि का मतलब होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था होती है उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर जिसमें हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं या जो कंसेप्ट्स होते हैं वो पूरी हमारे देश की इकोनॉमिक्स को कवर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। तो राष्ट्रीय आय मतलब कि नेशनल इनकम, यानी कि जो पूरे राष्ट्र की आय निकलती है उसके बारे में हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। दूसरा सकल मांग, यानी कि टोटल डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड को हम पढ़ेंगे इसमें। सकल पूर्ति यानी कि पूरे देश के स्तर पर जो सप्लाई होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। रोजगार स्तर, यानी जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं वो पूरी इकोनॉमिक्स, हमारी इकोनॉमी से, देश की इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं, वो हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी। अब अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो अर्थव्यवस्था को आप एक एरिया के रूप में समझ सकते हैं। जैसे कि हम अर्थव्यवस्था क्या उस एरिया को या उस टोटल जगह को कहते हैं जिसमें एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, यानी कि पैसे कमाते हैं और रहते हैं, वही होती है अर्थव्यवस्था। यानी कि अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था क्या होती है, एक फिक्स्ड भौगोलिक क्षेत्र होता है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जिसकी कुछ सीमाएं होती हैं। उसमें क्या होता है कि जितने भी लोग रहते हैं वो पैसे कमाते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं कि वो उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था है। जैसे कि अगर हम अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था होगी वो इंडिया की बाउंड्री होगी। अब वो बाउंड्री ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड बाउंड्री हो, क्योंकि जो हम लोग हैं इंडिया के पास अपनी ओशियन की भी बाउंड्रीज है, समुद्र की भी बाउंड्री है। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री के साथ साथ जो समुद्र की बाउंड्री है उसमें भी अगर लोग, हमारे लोग जो रहते हैं वो पैसे कमाते हैं और खर्च करते हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे कि वो इंडियन इकोनॉमी है। ऐसे ही अमेरिका के लिए हो सकता है कि जो अमेरिका के लोग जिस क्षेत्र में, जिस पूरे क्षेत्र में रहते हैं और पैसे कमाते हैं, खर्च करते हैं, अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, वो उनकी इकोनॉमी हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी जो है एक एरिया होता है। उसके बाद एक वर्ड बार बार ही हम इकोनॉमिक्स में सुनते हैं, वो होता है वस्तुएं। अब वस्तुएं क्या होती हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा डेफिनेशन के रूप में समझें तो वस्तुएं भाई ऐसी चीज़ें होती हैं जो भौतिक होते हैं और मूर्त पदार्थ होते हैं, यानी कि जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और जिसको हम किस लिए खरीदते हैं, एक उपभोक्ता किस लिए खरीदता है कि ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सके, है ना। तो वो सभी वस्तुएं हो गई जो एक उपभोक्ता जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीदता है। उसके बाद सेवाएं क्या होती हैं, तो सेवाएं जो गुड्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो हम आधी आवश्यकताएं होती हैं वो तो हम वस्तुओं से खरीद के पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, नीड्स होती हैं हमारी, जिसको हम अमूर्त रूप से पूरा करते हैं। जैसे कि अगर भाई हमें एजुकेशन चाहिए क्योंकि हम अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, हम अपने माइंड को डेवलप करना चाहते हैं, तो इससे भी तो हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। कैसी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, हमारी कॉग्निटिव जो आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी होती हैं इसमें। तो हमारी कुछ आवश्यकताएं तो हम वस्तुओं से पूरी कर लेते हैं, यानी कि हम जाते हैं और बाज़ार में और चीज़ों को ख़रीदते हैं और उससे हमारी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो पूरी हो जाती हैं। लेकिन क्या केवल हमारी आवश्यकताएं वस्तुओं से पूरी होती हैं? नहीं।
तो हम क्या करते हैं, समाज में कुछ सेवाएं लेते हैं और उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें अपना मेंटल डेवलपमेंट करना है तो हम क्या करते हैं कि स्कूल में जाते हैं और एजुकेशन लेते हैं। तो ये एक प्रकार की सेवा है जो हमें एक शिक्षक के द्वारा प्राप्त होती है, तो इसे हम देख और छू तो सकते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि वकील जो होता है वो हमारे लिए केस लड़ता है और हम उनको उसके बदले में पैसे देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें सेवा दे रहा है। जैसे हम पार्लर में जाते हैं, मेकअप करवाते हैं, वो भी क्या है, सेवा है। और जैसे कि जो इंटरनेट है वो भी क्या है, सेवा है। हम इसे देख और छू तो नहीं सकते, लेकिन वो भी तो हमारी नीड्स की फुलफिलमेंट कर रहा है ना, तो ये सभी क्या हो गई, हमारी सेवाएं होंगी। अगला आता है आवश्यकताएं। अब आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को, हमारी आवश्यकताएं आवश्यकताएं। तो आवश्यकता क्या होता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा जब हम किसी भी वस्तु की कीमत को नहीं देखते, उसको ध्यान में रखे बिना जो भी हम चीज़ पाने की इच्छा करते हैं वो सभी हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता तो ये भी है कि हमें बड़ी कार चाहिए। मतलब आवश्यकता क्या होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी भी वस्तु की कीमत को ध्यान में रखे बिना बात करते हैं। लेकिन अगर हम देखें मांग क्या होती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आता है मांग और आवश्यकता में क्या डिफरेंस है। तो आवश्यकता में तो हम किसी भी चीज़ के या साधन की कीमत को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन मांग की जब बात करते हैं तो मांग एक ऐसी इच्छा होती है जो हम उस स्थिति में करते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ को खरीदने के लिए एक फिक्स्ड टाइम पर उतने पैसे होते हैं कि हम उस फिक्स्ड कीमत पर उस चीज़ को खरीद सकें। तो ये हमारी हो गई आवश्यकता और मांग में अंतर। फिर एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है संसाधन क्या होते हैं। तो संसाधन वो सभी वस्तुएं और सेवाएं, यानी कि दोनों होती है जिसका उपयोग हम उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करते हैं जिससे अन्य चीज़ों का उत्पादन होता है, वो सभी संसाधन होते हैं। यानी कि भूमि, श्रम, मशीनें, उपकरण, कच्चा माल, बिजली, पूंजी और ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सभी संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग हम अन्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए करते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि उत्पादन क्या होता है, क्योंकि हमने बात की कि उत्पादन करने के लिए हम करते हैं। तो उत्पादन एक ऐसी प्रोसेस होती है, मतलब उत्पादन में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि उत्पादन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके द्वारा कच्चे माल मतलब कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, तो उसको हम उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। मतलब कि कोई भी एक चीज़ होगी जो पहले उपयोगी नहीं थी, लेकिन जब हम उसका उत्पादन करते हैं तो वो आगे जाके क्या होती है, उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए गन्ना था। अब वो गन्ना जो था पहले उसकी वैल्यू कम थी, गन्ना सस्ता मिल रहा था, लेकिन जब हमने उसको उत्पादन में यूज़ किया, किस चीज़ के उत्पादन करने में हमने उसका उत्पादन किया, चीनी का, तो फिर क्या होता है, उसकी जो उपयोगिता होती है, उसकी जो वैल्यू होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस थी गन्ने से चीनी बनाने तक की, ये क्या थी, उत्पादन थी। फिर उसके बाद एक अगला कॉन्सेप्ट आता है उपभोग क्या होता है। तो उपभोग क्या होता है कि मान लीजिए जब भी हम किसी भी चीज़ का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई आवश्यकता है और मैं अपने लिए उस पर्टिकुलर चीज़ का यूज़ कर रही हूँ या वस्तु का यूज़ कर रही हूँ या सेवा का यूज़ कर रही हूँ, तो जिससे मुझे संतुष्टि मिलेगी यूज़ करने से, वो जो प्रोसेस होगी उसको हम उपभोग कह देते हैं। यानी कि अगर हम एक लाइन में कहें तो वस्तुओं और सेवाओं का हम उपभोग करते हैं, किस लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं।